एक अतृप्त प्यास सलमा की आंखों में लहरा रही थी। आपा, वे तो मुझसे बोलते ही नहीं, उसी गोरी के पीछे पागल रहते हैं। आज मुझसे कहा है अपनी शक्ल न दिखाना, मैं क्या करूं? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल पड़ता है। तुम्हारी सास क्या कहती हैं? मेरी सास कहती हैं तुम्हें 3 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए, इसीलिए वो तुमसे खुश नहीं है। पर आपा, वो रात कभी घर पर रहते ही नहीं हैं। कौन है सलमा? पाकिस्तान की एक कुमलाई कली, चंपई रंग, मोटी मोटी आंखें, सुडौल देह यष्टि। कुछ और भी चाहिए क्या? सलमा मेरी क्लास में आती है, कभी कभी मुझसे बात करती है। बातें करते करते उसकी आंखों से हजार हजार आंसू निकलते हैं। सलमा की खाला सलमा को पाकिस्तान से लाई थी। बड़ी बहन से उन्होंने कहा था, बाजी इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसकी शादी करा दूंगी, यह बड़े आराम से रहेगी। सलमा भी विदेश के तमाम किस्से सुनती थी। एक सपना उसकी भी आंखों में था, शायद मेरे माँ बाप की गरीबी दूर हो जाए। अम्मी और अब्बा ने भी काफ़ी झंझटों के बाद कह ही दिया। अम्मी को बहन पर पूरा भरोसा था, जो करेगी ठीक ही करेगी। तमीना भांजी को लाने का इरादा जानकर बेहद खुश थी। उसकी आंखों में सहेली का लड़का बस गया था। अभी इसी साल उसने डॉक्टरी पास किया है। देखने में सजीला जवान, उम्र भी सलमा के लिए एकदम ठीक थी। 4 साल का फर्क ठीक रहता है। उम्र का ख्याल आते ही तमीना का मन अजीब अजीब हो गया। सलमा के खालू मुझसे 9 साल बड़े हैं। उम्र का इतना फर्क, दोनों के सोचने समझने का तरीका ही एकदम अलग। एक बहता झरना, दूसरा एकदम ठहरा हुआ तालाब। फिर एक ठंडी सांस अनजाने ही निकल गई। चलो, अब क्या, मेरी उम्र भी तो अब 40 हो रही है। सलमा तो सब तरह से अनवर के लायक है, अच्छी जोड़ी रहेगी। पासपोर्ट बनवाते, सामान खरीदते, सहेलियों से मिलते, जाने कब महीने भर का वक्त बीत गया। चलते वक्त सलमा सबसे मिलकर बहुत रोई। छोटे भाई बहनों को कितना प्यार किया। मन में बहुत कुछ सोचकर अनिश्चित सुख के हाथों में अपने को सौंप दिया। टैक्सी बाहर आ गई थी। खाला के साथ वो भी आकर बैठ गई और फिर बेपनाह रुलाई का सैलाब। सलमा को लगा बहुत कुछ ज़रूरी, बहुत कुछ अपना यहीं छूटा जा रहा है। घर की तरफ से मुंह मोड़कर वो दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन इस तरह मन को मना लेना आसान था क्या? इतने में खाला बोली, सलमा अपना सामान देख लो। खिड़की से झांक कर देखा, सामान तो सब डिक्की में चला गया था। टैक्सी भाग रही थी। सलमा का मन अजीब उधेड़ बुन में पड़ा था। क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सब सपना? टैक्सी से उतरकर फिर वही भागम भाग, सामान तोलवाना, हैंड बैगेज ठीक करना। खाला के साथ आकर हवाई जहाज में बैठ गई। शुरू में तो बड़ी घबराहट हुई, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। वो सीट पर निढाल सी लुढ़क गई, अपने चारों तरफ से बिल्कुल बेसुध। फिर एक एक करके तमाम तस्वीरें खिसकने लगीं। छोटा भाई रोज आकर, बाजी मेरे लिए एक बिजली की गाड़ी भेजना, कभी बाजी मेरे लिए एक अच्छी सी मोटर भेजना। बहुत से खिलौने, एल्बम, स्वीट, कितनी ख्वाहिशें लेकर जाने वाली रात वो उससे लिपट गया था। बाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कहीं मत जाओ। उसे लगा वो उसे कसकर झकझोर रहा है, लेकिन खाला उसे उठा रही थी। एयर होस्टेस खाना लेकर आ गई थी। खाने की तरफ देखने का भी उसका मन नहीं हुआ। उसने धीरे से मना कर दिया। खाला ने सोचा शायद पहली बार हवाई जहाज पर आने की वजह से सलमा को चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ जोर नहीं दिया। सलमा फिर अपनी ही दुनिया में लौट गई। कभी सहेलियों की आवाज़ें उससे चुहल करती, सलमा तू तो जा रही है, तेरा कोई देवर जेठ हो तो मुझे भी बुला लेना। लगा अम्मी खड़ी हैं, कह रही हैं, सलमा उठो, देखो कितना दिन निकल आया है, तेरे अब्बू चाय के लिए खड़े हैं, चलो तुम्हारी नींद खुल गई। अच्छा हुआ अब हम लंदन पहुंचने वाले हैं। खाला के घर जब पहुंची तो उसे लगा ये एक नई दुनिया है। ना कहीं बहते नाले, ना गंदा पानी, कीचड़ और बदबू, सब कुछ शफ़ाफ़, हर चीज़ अपनी जगह पर करीने से
कि उसे डर लगा कहीं कुछ खराब न हो जाए। हर कदम संभाल कर रखती, अपने में एकदम संकुचित। फिर ख्याल आया, हबीबपुर का घर, क्या करते होंगे अब्बा? शायद घर आ गए होंगे। सलमा चाय लोगी? आवाज़ सुनते ही सपने टूट गए। वह उठी, बोली, खाला मैं चाय बना लूं? और धीरे से आकर किचन में आकर खड़ी हो गई। अभी वो देख ही रही थी कि देखें कहाँ क्या रखा है, कि खाला ने चाय का कप थमाते हुए कहा, चलो देखें फ्रिज में क्या रखा है। फ्रिज में से थोड़े से कबाब निकालकर गर्म करने के लिए रख दिए। सलमा चाय का कप लेकर बैठी रही। उसे याद ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तान से हजारों मील दूर खाला के घर बैठी है। उसे लगा शाम हो गई है और अब्बा फल की दुकान बंद करके थके थके उदास घर आए हैं। कहते हैं, ला सलमा बेटी, ज़रा वजू के लिए पानी दे दे। वो एकाएक उठी तो चाय का प्याला छलक गया। क्या कहेंगी खाला अपने मन में? साफ साफ कारपेट गंदी कर दी। वो संकोच से एकदम परेशान हो गई। खाला बोली, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। जैसे तैसे चाय पीकर ख़त्म की। उस रात सलमा कबाब रोटी खाकर सोने चली गई। हवाई जहाज की थकावट, एक जगह बैठे बैठे सारा जिस्म अकड़ गया था। वो लेट गई। आंखों में कितनी परछाइयां मचलने लगी। उन सब से बातें करते करते वो सो गई। सुबह फिर नींद जल्दी खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। फिर ख्याल आया कि वो 7 समुंदर पार बैठी है, खाला के घर परदेश में। सुबह धूप की रोशनी से मन को थोड़ा सुकून मिला। धीरे धीरे काई की परत की तरह मन में भी कुछ फटता जा रहा था। देखा, खाला चाय का कप लिए चली आ रही हैं। वह आकर उसके पास बेड पर बैठ गईं। चाय पीते पीते खाला बताने लगे, यहीं पास में छोटा बाजार है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। एक कॉर्नर शॉप काफ़ी करीब में है, वहाँ दूध, अंडा, अखबार, चाय वगैरह रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर तमाम फ़ोन के नंबर, यहाँ किस किस कपड़े की ज़रूरत होगी उसे लेकर जाएगी। नए कोट, कार्डिगन वगैरह लाने का प्रोग्राम बना लिया। दरवाज़ा लॉक करने का तरीका काफ़ी कुछ समझाया, क्योंकि उसे अकेले घर में यही कोई 5 घंटे रहना होगा। तमीना जानती थी बहन के घर 2 जून की रोटी भी मुश्किल से चलती है। फलों की छोटी सी दुकान थी, आधे फल तो सड़ जाते, फिर महंगे फलों को कौन खरीदता। पाकिस्तान में पैसा तो बहुत आया, पर क्या सबकी गरीबी दूर हो गई? मजबूर आम आदमी आज भी दवा, इलाज और ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान रहता। तमीना की दिली ख्वाहिश थी कि सलमा का निकाह किसी अच्छे से घर में करा दे, तो घर की हालात तो अपने आप ही सुधर जाएगी। यही सब सोच कर वो सलमा को यहाँ लाई थी। तमीना के जाने के बाद सलमा चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसका मन होता कि वो फ़ोन करे, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं कैसे करते हैं। और फिर उसके घर में तो फ़ोन है ही नहीं। देखा, बाहर आसमान में बादल घिर गए हैं, उसके अंदर भी कुछ घिरता जा रहा है। एक घुटन है, उसका मन छटपटाता रहा है। अभी तो थकावट पूरी तरह से उतरी भी नहीं थी। वो फिर नींद के आगोश में बेसुध होने लगी। दरवाजे पर घंटे की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो करीब करीब दौड़ती हुई गई, पर दरवाजे के नज़दीक पहुंचने पर याद आया, खाला ने कहा था दरवाज़ा न खोलना। वो वहीं चुपचाप खड़ी रही। कोई एक कागज़ छोड़ गया था। शाम को जब खाला आई तो उसे लगा कि जैसे गुमसुम है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं। खाना बनाने, बर्तन साफ करने में समय निकल गया। शाम घेराई, कुछ पता न चला। कुछ देर में घंटी बजी। खाला किसी से बात करने लगी। खाला कुछ ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। उसने सुना, मैंने तो तुम्हारे कहने से लड़की बुला ली, अब तुम क्यों पीछे हट रही हो? लेकिन उसे यह एहसास होता जा रहा था कि कहीं कुछ है जो खाला को अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। वो चाहती तो है कि खाला उसे बता दें, पर उसकी पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उधर से की गई कोई बात उसे नहीं सुनाई दी। मन में एक फिक्र हो गई। सुना था खाला की सहेली का लड़का है, और कुछ नहीं जानती थी। फिर हफ्ते भर उसने कुछ नहीं सुना। खाला की सहेली का लड़का बिना साथ रहे शादी नहीं करेगा। तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो, वो साथ रहने के बाद ही तय करेगा।
खाला मुझसे भी पूछती, मैं क्या जानती हूँ यहाँ के रीति रिवाज, तौर तरीके, ये कैसा ढंग है। 2-4 दिन की परेशानी के बाद खाला ने खुद ही कह दिया, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। बाद में अगर अनवर ने मना कर दिया तो सलमा का क्या होगा। वो सोचती है सभी तो इतने समझदार नहीं होते। सिनेमा जाना हो या आपस में बातचीत करनी हो तो ठीक है, लेकिन ये साथ रहने की बात उसकी समझ में नहीं आती। सलमा के मन में एक कसक उठती है, शायद वह यहाँ की लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं होगी, या शायद देखने में यहाँ की लड़कियों की तरह अच्छी नहीं होगी। खाला ने सोचा शायद डॉक्टर अनवर कुछ दिनों में मान जाएं। खाला ने तो अपनी सहेली से यहाँ तक कहा कि तू अनवर को मना ले, मैं तेरे सारे अरमान पूरे कर दूंगी। अनवर एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। सलमा को ये अच्छा लगता है। बंधी बंधाई तनख्वाह हो तो इंसान अपने रहने का एक ढंग बना लेता है। रोजगार में तो कभी 10 तो कभी 2, हमेशा परेशानी। लेकिन ये तो बात की बात है, सलमा को चैन कहाँ। उस दिन खाला सलमा को लेकर बिरादरी में शोक करने गई थी। वहीं मिले हाजी साहब और उनकी बीवी। उन्होंने सलमा को देखा तो देखते ही रह गए। सोचा अगर उनके छोटे लड़के से इसकी शादी हो जाए तो वह रूप के बंधन में बंधकर शायद सुधर जाए। फिर इधर उधर पूछा तो खाला के कान तक भी बात पहुंच गई। 4 दिन बाद पैगाम भी आ गया। उनकी अपनी कपड़े धोने की दुकान है, खूब अच्छी आमदनी है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जमीर ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो क्या हुआ, देखने सुनने में तो कोई बुरा नहीं है। सलमा ने भी चैन की सांस ली। जो है वही ठीक है। तमीना चाहती थी कि निकाह 2 महीने बाद हो, लेकिन हाजी साहब राजी नहीं हुए। बोले अगले ही हफ्ते ही निकाह करा दें तो ठीक रहेगा। निकाह में मेहर की रकम के लिए खाला ने जोर देना चाहा, लेकिन हाजी साहब कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि करना ही क्या है, अगर ज़मीर ठीक रहे तो फिर मेहर की ज़रूरत ही क्या होगी। और फिर कहीं इसी चक्कर में हाजी साहब भी मुकर गए तो हाथ आया मौका भी हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान खबर भेजी थी। सीधे साधे ढंग से निकाह कराकर सलमा ससुराल आ गई। माँ बाप भी खुश हुए, गाने करवाए, मिठाई बंटवाई। बस अब अल्लाह सलमा को खुश रखे। सलमा बीच बीच में खाला को फ़ोन करती रहती, मैं तो बहुत खुश हूँ, सब मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। सलमा के दिन अच्छे ही बीत रहे थे, लेकिन सलमा को लगता ज़मीर अधिकतर तो बाहर ही रहता है। जब घर में रहता तो जज्बाती तौर पर हमेशा अलग सा हो जाता है। जिसमें तो सब कुछ नहीं होता। उसका मन होता वो भी ज़मीर के साथ कहीं घूमने जाए, लेकिन सास उसे कभी कहीं जाने को कहती ही नहीं थी, अपने साथ भी कहीं लेकर नहीं जाती थी। बस सुबह शाम खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर को संभालना। अगर कभी कोई मिलने वाला आए तो सास उसे चाय बनाने या कोई और काम के बहाने वहाँ से हटा देती। कभी कभी वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती, बड़ी बड़ी बसों को देखती। मन होता वो भी बसों में बैठकर घूमने जाए, ज़मीर के साथ जाकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। सोचती शायद कुछ दिनों बाद सास खुद ही कहेंगी। एक दिन घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, दूध खत्म हो गया था। उसकी सास ने कहा, सलमा जा ज़मीर की जेब से निकाल कर कुछ पैसे ले आ। सलमा ऊपर गई। ज़मीर वहाँ नहीं मिला, पर उसका कोट टंगा था। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ चेंज निकालकर सास को देना चाहा। चेंज के साथ साथ एक फ़ोटो भी उसके हाथ में आ गई। फ़ोटो देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उधर नीचे से सास आवाज़ लगा रही थी। जैसे तैसे वो नीचे गई, सास को पैसे देकर फिर ऊपर आ गई। सलमा को लगा था कि वो जिंदा ही मिट्टी के नीचे दबाई जा रही है। वो क्या करे, क्या खाला को फ़ोन करे, शायद सास को मालूम भी ना हो। हाजी साहब तो ज़रूर ही ज़मीर को समझाएंगे कि तभी सास की तेज आवाज़ आई, सलमा नीचे सारा सामान फैला पड़ा है। वो बेसुध सी नीचे आई, चाय के बर्तन समेट कर जैसे ही ट्रे उठाने लगी कि ट्रे हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। सलमा के जिस्म का सारा खून सूख चुका था। बाहर से हाजी साहब दौड़ते हुए आए और बोले, ज़रा काम संभाल कर किया करो, सभी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं।
मेहमानों के जाते ही सलमा ने फोटो लाकर सास के हाथों में दे दी। सलमा ऊपर जाकर बिस्तर पर गिर गई। सास ने ऊपर आकर कहा, कोई मुसीबत की बात तो नहीं हो गई? मर्द जात तो रहते ही इसी तरह हैं। सलमा को धक्का लगा। एक शर्त अनवर ने रखी थी शादी से पहले साथ रहने की, दूसरी शर्त ज़मीर की है। दोनों आज़ादी मर्दों की है। पहाड़ से गिरकर वो लहूलुहान हो रही थी, उसे कौन सहारा देगा? सास ने घुमा फिरा कर कहा, घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए, मतलब खाला या किसी और से इसका जिक्र करना गुनाह होगा। कुछ गलती उसकी भी तो होगी। सलमा के लिए घुटन बढ़ती ही जा रही थी। न रोशनी का एक कतरा दिखता, न ऐसा अंधेरा कि उसमें डूबकर सब कुछ खत्म हो जाए। सलमा को आज ये एहसास हुआ कि कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो न मरने देते हैं न जीने। वह उठी, सोचा ये लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी, इसमें उसे किसी का सहारा नहीं मिलेगा। ज़मीर से कहा, ये कौन है? तुम्हारा रिश्ता क्या है? यह तो साफ है, तुम क्या कहना चाहते हो? ज़मीर के तेवर देखकर सलमा दंग रह गई। सुनते ही सारे बदन में आग फैल गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम हाजी साहब के सामने भी यही सब बात कह सकते हो? ज़मीर ने हंसकर कहा, तुम किस घमंड में हो? उन्हें सब कुछ मालूम है। सलमा दुख और क्रोध से कांपती हुई वहीं बैठ गई। ज़मीर पैर पटकता हुआ बोला, मैं उसे कलमा पढ़ाकर दूसरा निकाह कर लूँगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो। और चीखता चिल्लाता हुआ घर से बाहर चला गया। इस वक्त घर में कोई न था। टेलीफोन की घंटी बजी। सलमा ने बड़ी हिम्मत करके टेलीफोन उठाया। उधर से खाला की आवाज़ आई। सलमा ने खाला से बड़ी आरजू की, खाला मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी। खाला ने बहुत समझाया और कहा, हाजी साहब के आने पर ही वो बात करेंगे। हाजी साहब और उनकी बीवी कोई भी सलमा को भेजने के लिए तैयार न हुए। सलमा समझ गई कि इस घर के दरवाजे बंद हैं और वो इस घर की दीवारों को कभी भी नहीं लांघ पाएगी। इस घर के दरवाजे कभी खुलेंगे नहीं, न रोशनी का कोई टुकड़ा उसके हिस्से में आएगा। तब आई भयानक हादसे की रात। पुलिस ने घर घेर लिया। वो ज़मीर की तलाश में आई थी। पुलिस औरत ऊपर के कमरे में तलाशी ले रही थी। फिर ज़मीर की जेब में ड्रग मिली। ज़मीर नीचे बैठा था। पुलिस नीचे आई। ज़मीर के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। उसे पुलिस स्टेशन ले गई। सलमा पत्थर बनकर सब देखती रही। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों करता है ज़मीर ऐसे गंदे और खतरनाक काम? घर में सभी दुखी थे। एक तरह से गुस्सा, जैसे ज़मीर से अच्छे काम कराना भी सलमा की जिम्मेदारी है। उसने बाप के घर गरीबी तो देखी थी, पर बेईमानी, झूठ फरेब और चरित्रहीनता नहीं देखी थी। हाजी साहब सर झुकाए बैठे थे, निहायत गमगीन। सवेरे का उजाला थोड़ा थोड़ा फैल रहा था। सलमा उठी, कमरे में निगाह डाली। सब कुछ तहस नहस पड़ा था। जिस दवा की शीशी से उसे डर लगता था, आज सलमा ने उसे बड़ी ललचाई निगाहों से देखा। एक पक्के इरादे से उठी, जग से एक गिलास पानी लिया और सब दवा एक बार में खाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे सारी गोलियां खाकर लेट गई। काफी समय के बाद सलमा की ननद ऊपर आई, नीचे चलने को कहा। उसने सलमा को बाजू से पकड़कर झकझोर दिया। सलमा एक तरफ लुढ़क गई। शमा ने वहीं खाली दवा की शीशी पड़ी देखी। भागी भागी नीचे गई। एम्बुलेंस को फ़ोन किया। सलमा को अस्पताल ले गए। दूसरे दिन जब सलमा को होश आया, उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। एक डॉक्टर बार बार उसका नाम लेकर उसे पूछ रहा था, अब कैसा लग रहा है? दूसरे दिन हाजी साहब आए, लेकिन डॉक्टर ने सलमा को घर जाने की इजाज़त नहीं दी। हाजी साहब से कहा कि ये तो अब पुलिस और सोशल वर्कर ही तय करेंगे कि सलमा कहाँ रहेगी। डॉक्टर अनवर ने सलमा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। सलमा ने अपनी खाला का पता बता दिया और कहा कि उन्हें खबर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सोशल सर्विस वालों ने सलमा से पूछा, क्या वह लड़कियों के हॉस्टल में रहना चाहेगी? सलमा ने सोचा कि शायद
अब यही उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। और वो हॉस्टल में चली गई। डॉक्टर अनवर एक कागज़ पर सलमा की खाला का पता तथा हॉस्टल का पता लाए थे। अपनी माँ से सब कुछ बताया कि जैसे एक पर्दा हट गया। सब कुछ समझ गए और सोचने लगे क्या करें। एक बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा उनकी उंगलियों में फड़फड़ाता रहा। ये कहानी बस यहीं तक। यदि आपको इंग्लैंड से उषा वर्मा की यह कहानी सलमा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।